रिपोर्ट शुरू करने से पहले आप तमाम रोज़ेदारों को, मुसलमानों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। मुझे यकीन है, उम्मीद है कि इस रमज़ान में कम से कम अपने अंदर से 4 से 5 बुराइयां हम परमानेंटली डिलीट कर सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि रमज़ान के ख़त्म होने के बाद ईद के दिन से दोबारा हम वही हो जाएंगे जैसे इस रमज़ान से पहले थे। कम से कम 5 बुराइयों का संकल्प कीजिए कि अपने अंदर से वो 5 बुराइयां ख़त्म करेंगे। मैंने भी लिया है, आप भी संकल्प लीजिए। दोस्तों, नेशनल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरे भारत में जो कुछ हो रहा होता है और आपसे छुपाया जाता है, वो ख़बरें जो ख़बर होने लायक होती हैं लेकिन उसको ख़बर में जगह नहीं दी जाती, वो ख़बर मैं आपको ख़बर बना के दिखाता हूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत के न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय चंद्रचूड़ इस वक्त हर तरह से मोदी सरकार को चुभ रहे हैं। उन्होंने पिछले 1 हफ्ते में कई ऐसे बयानात दिए हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा तिलमिलाहट पैदा हुई है। अब आज जो बयान आया है ताज़ा, वो पत्रकारों और प्रेस की आज़ादी को लेकर आया है। CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, देश में लोकतंत्र बने रहने के लिए प्रेस की आज़ादी ज़रूरी है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अलग अलग विचारों का सम्मान करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि असहमतियां बढ़कर कभी नफरत में नहीं बदलनी चाहिए और इस नफरत को हिंसा का रूप भी नहीं ले लेना चाहिए। पत्रकारिता के जगत के लोगों को दिए जाने वाले रामनाथ गोयना पुरस्कार समारोह में CJI चंद्रचूड़ ने ये बात कही। CJI इस पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जहां उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारे देश और दुनिया भर में कई पत्रकार कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी विपत्ति और विरोध के सामने डटे रहते हैं। ये गुण है और जिसे खोना नहीं चाहिए। माननीय CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्लियर कहा कि ऐसा कई बार हुआ है कि मैं भी कई पत्रकारों से असहमत हुआ हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे नाराज़ हो जाऊं या फिर मैं उनसे नफरत करने लगूं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक वक्त पे सभी को खुश रख सकें, तो असहमति नफरत नहीं बननी चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों, ये बात सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट पर फिट बैठ रही है। मोदी सरकार आए दिन पत्रकारों को गिरफ्तार कर रही है, जेल में ठूस रही है, झूठे आरोप लगाकर जेलों में पत्रकारों को ठूस रही है। अभी हाल में ही कश्मीर से एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया जो कि मानव अधिकारों के लिए भी काम करते हैं, और गिरफ्तार होते ही उन पर UAPA भी लगाया गया, कई तरह की धाराएं लगाकर जेल में ठूस दिया गया। खबर ये इतनी फैली कि अल जजीरा से लेकर इंटरनेशनल मीडिया संस्थानों ने ये खबर छापी। अब आप सोचिए CJI चंद्रचूड़ की ये बात कितनी सटीक मोदी सरकार पर बैठी है। इससे पहले देश भर में आप जानते हैं कि पत्रकारों पर दे दनादन केस किए जाते हैं। उन पत्रकारों में कहीं ना कहीं निचले स्तर पर मैं भी आता हूं, कई केस मुझ पर भी दायर हैं। चाहे कोई भी पत्रकार हो, चाहे वो राइटर हो, सिर्फ वो ट्वीट करके पत्रकारिता कर रहा हो या वो YouTube पर आकर सच बोल रहा हो, पत्रकारिता कर रहा हो, सरकार से सवाल कर रहा हो, सरकार की विफलताओं को गिना रहा हो, ऐसे तमाम पत्रकारों को जेल में ठूसा जा रहा है। यही बात ह्यूमन राइट की तरफ से कही गई। यही बात अभी 2 दिन पहले अमेरिका की सरकारी रिपोर्ट में भारत के लिए कही गई कि भारत सरकार, ये जो मोदी सरकार है, भारत में पत्रकारों समेत, मुसलमानों समेत विपक्ष के लोगों को दबाने का काम कर रही है। खासकर पत्रकारों के लिए ये लाइन लिखी गई कि झूठे आरोपों में देशद्रोह का केस लगाकर उनको जेल में ठूसा जा रहा है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये मामला कितना खतरनाक है। अब भारत के CJI प्रमुख भी बोल चुके हैं।
अब माननीय सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं, इनके बारे में आपको क्लियर बता दूं, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और के समर्थकों के आंखों में चुभ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और भगवा यूट्यूबर लगातार इनके खिलाफ वीडियोस भी बनाना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, अब ये तो क्लियर हो गया है कि सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के बाद किसी स्टेट के सीएम नहीं बन पाएंगे, इनको कोई ऊंची कुर्सी नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो भी बहुसंख्यक समाज के हक में, जो मुसलमानों के खिलाफ काम करे, उसको ही राज्यसभा, लोकसभा की सीट या किसी स्टेट का सीएम बनाया जाता है। तो उस कैटेगरी में हमारे माननीय जस्टिस चंद्रचूड़ अब नहीं आते। इसी तरह से तानाशाहों के मुंह पर तमाचा मारा गया इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर एंड चीफ के द्वारा, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद थे। ट्विटर पर यह वीडियो ट्रेंड कर गया है, लोग बेशरम चेहरों को पहचान रहे हैं। जी हां, बड़े ही मजाकिया अंदाज में बात करते करते सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ की मौजूदगी में मोदी सरकार पर कटाक्ष इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर एंड चीफ राजकमल झा ने ऐसी बातें कह डाली कि वहां बैठे हुए चेहरों के रंग बेरंग हो गए। आप उस वीडियो में खुद देखेंगे कि पहले मजाक करने के बाद आखिर में पत्रकारों के सवाल करने पर उनकी गिरफ्तारी, और तो और कई मुद्दे उन्होंने रिसेंटली उठाकर उनके मुंह पर मार दिए हैं। और बीच में ही आप जब कैमरों के एंगल चेंज होंगे तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिग्गज चेहरों पर रंग उड़ चुके हैं। We have had the privilege of the presence of the Honorable Chief Justice, and there is absolutely nothing in sealed cover. Derek O'Brien, wonderful to have you here. Thank you. This is a vote of thanks, but in the times we live in, I want to say that there'll be no vote. There'll be just thanks here. First and foremost, thank you, Chief Justice Chandrachud. Your vision for a free media and your notes of caution affirm our faith that the Supreme Court will remain, to borrow a metaphor you used in your recent speech, the North Star. The court has kept pushing back at the state to expand our freedoms. That's why when the lights dim, when a reporter is arrested under a law meant for terrorists, when another is arrested for asking a question, when a university teacher is picked up for sharing a cartoon, a college student for a speech, a film star for a comment, or when a rejoinder to a story comes in the form of a police FIR, we turn to the North Star for its guiding light. उधर दोस्तों, इन्हीं सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने 2 दिन पहले यह बयान दिया था, जो मैं कल की रिपोर्ट में भी आपको दिखा चुका हूं, जिसमें सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि फर्जी खबरें तनाव पैदा कर सकती हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को भी खतरा, और फर्जी खबरें 2 कम्युनिटीज़, 2 ग्रुप, 2 संस्थानों के बीच दंगा फसाद करवा सकती हैं। अभी ये खबर पुरानी भी नहीं हुई थी, अभी ये खबर पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई थी कि बड़े न्यूज़ चैनलों ने आज फिर से फर्जी खबर बहुत बड़े लेवल पर चला दी। जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इनको जैसे मेंबर बनाया हो और एक फर्जी जो पूरी कहानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिख कर दी गई हो, और तुरंत न्यूज़ संस्थानों ने उसको सच्ची खबर बताकर पूरी कहानी गढ़ डाली। अब आप कहेंगे कि वो कहानी क्या है, तो आइए मैं आपको वो कहानी दिखाता हूं। न्यूज़ 24 का इस्लामोफोबिया का खेल देखिए। लिखता है, इस्लाम धर्म छोड़कर भगवान शिव पर चढ़ाया 12 लाख रुपए का सोने का मुकुट। महिला गुजरात से है और अमेरिका में एक चिकित्सक है।
साथ में और भी बातें इसने नीचे लिखी। महिला पहले इस्लाम धर्म को मानती थी। महिला ने पहले इस्लाम और सनातन धर्म का अध्ययन किया, उसके बाद 1 साल पहले उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार किया। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं सच्चाई क्या है। न्यूज़ 24 टीवी चैनल की करतूत देखिए। गाजियाबाद की निवासी डॉक्टर त्यागी, ये है उनका अकाउंट। डॉक्टर त्यागी को गुजराती बताकर खबर बना दी कि उन्होंने न सिर्फ हिंदू धर्म अपनाया बल्कि मंदिर के लिए 12 लाख की कीमत का सोने का मुकुट भेंट किया है। इस पत्रकारिता के लिए न्यूज़ 24 को कम से कम मैगसेस अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। लीजिए, ड्रंक जर्नलिस्ट ने पूरी तरह से इनको एक्सपोज कर दिया है। उदिता त्यागी इनका नाम है। देखिए, यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे इनकी खुद ने जानकारी इन्होंने लिखी है, उससे पूरा भांडा फूट गया है। ये कभी भी मुस्लिम नहीं थी, ये पहले से हिंदू थी और बीजेपी की लीडर भी रह चुकी हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं 2019 में ही डॉक्टर उदिता त्यागी मिस इंडिया एंड ब्रांड एम्बेसडर KDIMS रह चुकी हैं। पहले से ये हिंदू थी। और इधर आप देखिए, ट्विटर पर अगर देखेंगे तो इन्होंने अपने आप को लिखा है भाजपा नेशनल प्रेसिडेंट CS दिशा फाउंडेशन एंड माई क्लीन इंडिया मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2011। आप पूरा खेल समझिए। अब सवाल यह है कि आखिर न्यूज़ 24 ने इस्लाम को बीच में क्यों घसीटा? जो पहले से हिंदू थी उसको मुसलमान क्यों बताया? जो पहले से हिंदू थी उसको ये क्यों कहा गया कि मुस्लिम होने के बाद इसने हिंदू धर्म अपनाया और फिर सोने का मुकुट भगवान पर चढ़ाया, मंदिर में चढ़ाया? पूरा खेल बहुत बड़ा है। सवाल यही तो पूछना चाह रहा हूं कि जब वो मुस्लिम नहीं तो उसने मुस्लिम धर्म कैसे छोड़ा? मतलब मुस्लिम से नफरत में कुछ भी चला दो। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई महिला है जो आप देख रहे हैं कि इनके नाम पर एक फेक न्यूज़ चला दी गई है। इतना ही नहीं, न्यूज़ 24 ने बिना माफ़ी मांगे जब हम ये एक्सपोज कर रहे हैं और जब ये सोशल मीडिया पर और भी लोगों ने कटाक्ष किया तो चुपके से बड़ी शांति से अपनी फैलाई हुई जो ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं उनको डिलीट कर दिया बिना माफ़ी मांगे। उधर ABP ने भी सेम यही खेल खेला। ये देखिए, ABP ने भी भाई साहब हेडलाइन चला दी कि गाजियाबाद के डासना के शिव शक्ति धाम मंदिर में एक NRI महिला ने भगवान शिव को 19 तोले सोने का मुकुट चढ़ाया है। प्रोपेगेंडा है, 2024 का चुनाव है, हिंदुइज्म खेलना है। कहीं खतरा बताया जाएगा, कहीं हिंदुओं को खतरा बता दिया जाएगा, कहीं देश को खतरा बता दिया जाएगा, कहीं बॉर्डर पे खतरा। दोस्तों, इस्लाम को उछाला जाएगा, मुसलमानों को मारा जाएगा, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो, यही चल रहा है। कहने का मतलब यह है, एक तरफ CGI ने यह बोला कि फेक न्यूज कम्युनिटीज के बीच पे नफरत पैदा करती हैं और देश को कमजोर करती हैं। दूसरी तरफ ये देखिए न्यूज़ 24 को और ये देखिए ABP को, सब दिखा चुका हूं आपको। CGI को यह भी तय करना चाहिए कि अगर कोई फेक न्यूज़ बड़ी संस्था चला देती है, जो बड़े बड़े चैनल है ABP, न्यूज़ 24, आज तक, जिन पर पूरा देश भरोसा करता है, तो इन पर कार्रवाई भी उस हिसाब से उतनी बड़ी होनी चाहिए। अभी कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था, हेट स्पीच के खिलाफ बिना FIR का इंतजार किए प्रशासन को, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। इन सब के बीच में एक बार फिर से नफरत फैलाने वाले गंदे लोग एक बार फिर से बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, नफरतिया गेंडे की बात कर रहा हूं। ये एक बार फिर से महाराष्ट्र में हेट स्पीच देता हुआ सुरेश चक्रवाणे बोल रहा है, मुसलमानों का बहिष्कार करो, ये रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं, मुसलमानों को रोहिंग्या रेफ्यूजीज बता रहा है।
और कह रहा है कि हम जो है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को बुलडोज़र देंगे ताकि इन मुल्लों के मकान तोड़े जा सकें। यह खुल्लम खुल्ला बयान दे रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ बोल कर रह जाते हैं, उस पर यह नहीं बताते कि कार्रवाई कैसे और कब करनी चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले यह बोल चुका है कि नफरत के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले कई हफ्ते से महाराष्ट्र में नफरत का सैलाब आया हुआ है और प्रशासन चुपचाप देख रहा है। या बांगलादेशातून रोहिंग्या सुद्धा आणले, त्यांना या ठिकाणी मी नाव घेऊन सांगतो, जमाते इस्लामी नावाचं संघटन विभिन्न मस्जिदीच्या नेटवर्कच्या माध्यमातून विदेशातून येणारा मुसलमान छोट्याशा गावामध्ये सुद्धा पोहोचवला जातो। तुमचे फळाचा व्यवसाय तुमच्या ताब्यात राहिला का? फळाचा व्यवसाय राहिला का? असे किती व्यवसाय हातातून गेले? अरे निदान देशी करणारा असता तर थोड्या वेळासाठी चुप बसलो असतो, कदाचित काही वाट पाहिली असती। बांगलादेशी म्हणून या नाशिक जिल्ह्यातून बांगलादेशी भगाव और हिंदुस्तान बचाव अशी घोषणा देऊन आंदोलन सुरू करण्याची गरज आहे। साथ देणार का? सगळे देणार? मित्रांनो, असं जर नाही केलं तर आज नाशिकची स्थिती काय? किती लोकांना माहिती आहे का नाशिक मध्ये मुस्लिम जनसंख्या किती आहे? किती जनसंख्येचा अनुपात बदलत चाललाय 2011च्या जनगणनेनुसार। उधर आपको राहुल गांधी के बारे में पता तो चल ही गया होगा। असल में राहुल गांधी ने 2019 में एक बयान में, स्पीच में कहा था कि सारे चोर मोदी नाम के ही क्यों होते हैं, सरनेम मोदी इनका क्यों होता है, ये गुजरात से ही क्यों होते हैं। इस पर जो है एक मोदी सरनेम के मोदी भक्त ने FIR राहुल गांधी पे की। इस बीच में 2019 के बाद से अब तक आपने देखा कि राहुल गांधी पूरी भारतीय जनता पार्टी पर एक अकेला ही शख्स बनकर भारी पड़ा। सारी भारतीय जनता पार्टी ने अंधा पैसा खर्च कर लिया, सारी बॉट्स IT सेल इनके खिलाफ लगा दी और पप्पू पप्पू कह के इनको पप्पू साबित करने के बजाय अपने वाले को ही पप्पू और गप्पू साबित कर दिया। सारी दुनिया ने देखा कि पप्पू जिसको कह रहे हैं वो पप्पू नहीं है, बल्कि जो इनको पप्पू कहलवा रहा है वो सबसे बड़ा गप्पू है। अब दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार थी कि सावरकर को लेकर कटाक्ष कर रहे थे। मैं ये आपको क्लियर बता रहा हूं और इस नज़र से आपने ये खबर समझी नहीं होगी। मैं आपको वही समझाना चाहता हूं। राहुल गांधी सावरकर और माफी वीर सावरकर बोल बोल कर इन पर हमलावर थे। ऐसे मामले में राहुल गांधी से माफ़ी मंगवाकर, उन पे केस करवाकर, माफ़ी मंगवाकर ये साबित करना चाह रहे थे कि अरे सावरकर ने माफ़ी मांगी थी तो तुमने कौन सी नहीं मांगी, तुमने भी तो माफ़ी मांगी। इस नियत से पूरी प्लानिंग के तहत सारा खेल हुआ और फिर राहुल गांधी के ऊपर केस हुआ, कोर्ट में पेश हुए। राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया कि मैंने सरकार की आलोचना करी और लोकतंत्र की बात करी, हक की बात करी, मैंने सवाल किया करप्शन पर। राहुल गांधी की तरफ से माफी कोर्ट में नहीं मांगी गई, जहां विपक्ष की यह कोशिश कर रहा था। न्यायपालिका ये सोच रही थी कि राहुल गांधी सॉरी बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने सॉरी को ठुकराकर 2 साल की सजा को अपना लिया। जी हां, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो चुकी है और हालांकि वो तुरंत जमानत पर रिहा हैं। अब उनके वकील ने जो कहा है आपको सुनना होगा। आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उससे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है, तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई है हमारे जो राहुल जी के ओर से एडवोकेट अपेयर था, उन्होंने बताया कि हम कोई कोर्ट की माफ़ी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी फ़र्ज के मुताबिक हमने किया है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए। और उसके बाद कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सज़ा होनी चाहिए और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुना दी। दोस्तों, इसके बाद राहुल गांधी के समर्थक सड़कों पर आ गए। राहुल गांधी का इससे और कद बढ़ गया, जहां पर सॉरी की उम्मीद की जा रही थी, राहुल गांधी 1 इंच नहीं झुके। डरो मत का डायलॉग उन्होंने
अपना जो है सच्चा साबित कर दिया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा, मेरा भाई न डरता है न कभी डरेगा, सच बोलते हुए जीते रहे हैं और सच बोलते हुए जीते रहेंगे और जनता की आवाज, देश की आवाज उठाते रहेंगे। प्रियंका गांधी ने अपने भाई के समर्थन में यह बात कही। राहुल गांधी का सॉरी ना बोलना था कि विपक्ष की दूसरी पार्टियों के दिल में भी राहुल गांधी समा गए। अखिलेश यादव ने भी सच्चाई का साथ देते हुए हक बात बोली और कह दिया, विपक्ष की ताकत से डर गई है सरकार। ये कहते हुए राहुल गांधी का समर्थन किया पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने। संजय रावत ने भी नो कमेंट्स बोलकर सारी बात क्लियर कर दी है। संजय रावत ने कहा कि जिस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है वो कोर्ट गुजरात में है, इसलिए नो कमेंट्स। ठीक इसी तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के दिल में भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सच्चाई बसी और राहुल गांधी के समर्थन में केजरीवाल भी उतर आए और उन्होंने कोर्ट के फैसले को ठुकराया और असहमति जताई और कहा कि विपक्षी नेताओं को खत्म करने की साजिश की जा रही है, हम अदालत के फैसले से असहमत हैं। 23 मार्च को माननीय राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई। 23 मार्च का इतिहास भी आपको बताने वाला हूं। 23 मार्च को माफी मांगने से राहुल गांधी ने इनकार किया। 23 मार्च सन 1931 में फांसी दी गई। किसे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। 23 मार्च 1931 और 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को 2 साल की सजा। खैर, सारी चीजें साफ हो चुकी हैं, कौन देशभक्त है कौन गद्दार है। कमाल तो यही है, आज इस दौर में अंधेर नगरी चौपट राजा है। आतंकवाद इस वक्त जो है सर चढ़कर नाच रहा है। गुंडागर्दी इस वक्त पूरी तरह से सत्ता में आई हुई है। सत्ता हंटर लेकर बैठ रही है और नंगा नाच कर रही है और गुंडे सर चढ़कर बोल रहे हैं। गुंडों के हाथ में सत्ता आ गई है और सच्चाई का गला दबाया जा रहा है। जो सच्चे हैं उनको जेल में ठूसा जा रहा है। जो झूठे मक्कार, फरेबी, आतंकी, गुंडे, मवाली हैं वो तांडव कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल ही देख लीजिए। 2010 के केस में सड़क रोककर दंगे और आगजनी के केस में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर पूरी तरह से बरी हो गए। गवाहों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। अब कोर्ट से आप उम्मीद ही क्या करेंगे? जिस तरह से कोर्ट, न्यायपालिकाएं मोदी सरकार के आगे घुटने टेक रही है, ये साफ हो गया है। इधर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सिर्फ जो है किसी को डिफेम करने के लिए, किसी की भावनाएं आहत करने के लिए दे दी गई है। तो आप ये देख रहे हैं ये कौन सा काल चल रहा है? ये अमृत काल नहीं, ये जहरीला काल चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का ही प्लान होता है। कोई जब उसके खिलाफ खुलकर सामने आता है, पूरे देश भर से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उस पर अलग अलग FIR करना शुरू करते हैं। अब जैसे लाइव लॉ के मुताबिक राहुल गांधी पर एक और केस दायर किया गया वाराणसी कोर्ट में कि विदेश जाकर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत के खिलाफ स्पीच दी और भारत की बदनामी की। इस पर उन पर FIR होनी चाहिए। FIR करने के लिए वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन वाराणसी कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और ये एप्लीकेशन बीजेपी लीडर ने दायर करी थी, बीजेपी के नेता ने दायर की थी। अब ऐसा लगता है जिस जज ने ये PIL रिजेक्ट की है उनका भी भविष्य खतरे में है, उनको भी आगे चलकर कुछ नहीं मिलेगा। उधर दिल्ली सरकार इस वक्त मोदी सरकार पर आक्रामक है क्योंकि कई लोगों को गिरफ्तार किया गया सिर्फ पोस्टर की वजह से, जिस पोस्टर पर सिर्फ 2 लाइन लिखी थी, मोदी हटाओ देश बचाओ। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा केजरीवाल ने खोल दिया और उसी बैनर तले बड़े बड़े भाषण दिए गए। इसमें खुद मोदी जी को आड़े हाथों केजरीवाल ने ले लिया।
केजरीवाल बोले कि सिर्फ 3 घंटे सोने की ही वजह से, इतना कम सोने की वजह से मोदी जी हमेशा गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़ाहट उनके अंदर हो गई है, चिड़चिड़ाहट की बीमारी हो गई है। सुनिए। एक मेरे को बीजेपी वाला मिला, कहता है सर प्रधानमंत्री मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। मैंने कहा यार कैसे मैनेज करते हैं, सोते कब है? कहता जी 3 घंटे सोते हैं। मैंने कहा काम कैसे चलता है? 3 घंटे में तो किसी इंसान का काम नहीं चलता, 3 घंटे की नींद से तो 6 घंटे की नींद जो चाहिए होती है। मैंने कहा 3 घंटे की नींद से तो काम नहीं चलता। बोला जी उनको दैवी शक्ति मिली हुई है। मैंने कहा पगले, ये दैवी शक्ति नहीं कहते, इसको नींद की बीमारी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी को बोलो ठीक से सोया करें, नींद नहीं आती तो नींद की गोली ले लिया करें, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। अगर प्रधानमंत्री जी ठीक से सोएंगे नहीं तो सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं। कभी उनको हंसते देखा है? सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सा आया रहता है, इसको जेल में डालो, इसको जेल में डालो, उसको सवेरे से शाम तक बस जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वस्थ होंगे तभी देश तरक्की करेगा। आज इन्होंने, बीजेपी वालों ने मेरे खिलाफ भी बहुत पोस्टर लगा दिए पूरी दिल्ली में। मीडिया वाले आए, पता चला कोई पुलिस उनको, मेरी सारे पुलिस वालों से विनती है हाथ जोड़ के किसी को गिरफ्तार मत करना। जनता का हक है पोस्टर लगाना। केजरीवाल अच्छे काम करेगा तो जनता जय जयकार करेगी, केजरीवाल बुरे काम करेगा तो जनता पोस्टर भी लगाएगी मेरे खिलाफ। लगाए मेरे खिलाफ पोस्टर, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, कोई एफआईआर नहीं होगी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, उन बेचारों को छोड़ दो यार, वो 6 गिरफ्तार कर रखे हैं, उनको छोड़ दो। थोड़ा सा मोदी जी थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ, उन 6 को छोड़ दो, गिरफ्तार कर रखे हैं उन लोगों को। उधर फर्जी पत्रकार बिहार के मनीष कश्यप की मुसीबत बढ़ने वाली है। अब आपको बता दूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने वालों ने पूरा बाकायदा बिहार सरकार को यूएपीए लगाने के लिए एप्लीकेशन दायर की है और उसके खिलाफ और सबूत पेश किए हैं। मैं कम बोलूँगा, आप खुद ही उनको सुनिए और पहचानिए। आप लोगों को याद होगा 15 मार्च 2023 को मैं पटना आकर के यूएपीए मनीष कश्यप पे लगाने की मुख्यमंत्री जी को प्रेक्षित करते हुए निवेदन देके गया था। आप लोगों को जान के बेहद खुशी होगी जी, ये जो आप देख रहे हैं, मनीष कश्यप पे यूएपीए की धाराएं लगाने का इंस्ट्रक्शन चीफ सेक्रेटरी साहब मुख्यमंत्री के ऑफिस से एसीएस होम डिपार्टमेंट यानी गृह मंत्रालय को जा चुका है। ये रहा वो पत्र, यूएपीए लगेगा। मैंने आपसे कहा था इस आदमी को बख्शूंगा नहीं। अब मैं पटना दोबारा हूँ। इस यूएपीए के मामले के उपरांत एक मर्डर मिस्ट्री है जिसमें ये आदमी लिप्त है। आज और कल में आपको उस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई होती हुई मिलेगा समाचार। सुना दोस्तों, अब ऑफिशियल सुनिए। मनीष कश्यप रिमांड पर है और रिमांड पर जब उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में वो सिर्फ माफ़ी मांगता रहा, सिर्फ माफ़ी मांगता रहा। अपनी खून की पहचान उसने दे दी है कि वो माफ़ी वीर है। दोस्तों, उसको अच्छे से मालूम है कि उसने कितना बड़ा कांड किया जिसकी वजह से बिहार समेत कई इलाकों के लोग परेशान हुए। 2 स्टेट्स आपस में लड़ने वाले थे, लेकिन बड़ी चालाकी से वो गोलमोल बातें भी कर रहा है। कई सवालों के जवाब मनीष कश्यप ने ना देकर सिर्फ माफ़ी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, गलती हो गई, अब नहीं होगा, माफ़ कर दो। ये वही पत्रकार है जो बाइकॉट पठान पर चीख रहा था और टेढ़ी गर्दन करके नशे फुला फुला के मुसलमानों के खिलाफ बयान देता था। इसे कहते हैं कर्मा, इसे कहते हैं भगवान का करिश्मा। भगवान श्री राम भी नहीं चाहेंगे कि उनके नाम पर कोई नफरत फैलाए। कमाल तो यही है। दोस्तों, लीजिए ऑफिशियल सुनिए। कई अधिकारियों को चकमा देने की यहां पर मनीष कश्यप की ओर से कोशिश की गई है। कई सवालों का मनीष कश्यप ने जवाब नहीं दिया है। कारनामे के लिए माफी मांगता रहा मनीष कश्यप।
जब अधिकारी उससे सवाल पूछते रहे तो मनीष कश्यप की ओर से बार बार माफी मांगी गई। मनीष कश्यप को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 3 से 5 दिनों तक की रिमांड की मांग की जाएगी। ईओयू कोर्ट से ये मांग करेगी। सुन लिया दोस्तों, अब आपको बताऊं, ये मनीष कश्यप किसी आतंकवादी से कम नहीं है। लेकिन पहले ही बता दूं कि मनीष कश्यप को इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया। अब दूसरा खिलौना ढूंढा जाएगा उनकी तरफ से जो ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब ये बात एक तरफ रखिए, ये 2 चेहरों को देखिए। साथ में जो खड़ा हुआ आतंकी गुंडा मवाली है, ये पता है कौन है? कट्टरपंथी मनीष कश्यप के साथ खड़ा हुआ इस शख्स को पहचान लीजिए। ये हत्यारा है, इसका नाम नागेश कश्यप है। यह हिंदू पुत्र नामी चरमपंथी संगठन का सदस्य है। दिसंबर 2019 में राजद ने सीएए के खिलाफ बिहार बंद की कॉल की थी। इसी दौरान बिहार के फुलवारी शरीफ में हिंसा हुई, जिसमें 18 साल के मुस्लिम नौजवान आमिर हंजला की हत्या हुई थी। नागेश कश्यप आमिर हंजला की हत्या में आरोपी है। बिहार पुलिस ने नागेश कश्यप को मनीष कश्यप से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। हंजला अपने मां बाप के परिवार का अकेला सहारा था। हंजला की सड़ी हुई लाश कत्ल के 10 दिन बाद मिली थी। तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले में नागेश कश्यप गिरफ्तार। मनीष कश्यप से पूछताछ के बाद ईओयू ने पकड़ा। मनीष का सहयोगी है नागेश कश्यप। कश्मीरियों से मारपीट और एनआरगा मामले में भी जा चुका है जेल। देखा दोस्तों, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। हस्बी अल्लाह नेमल वकील, हमारे लिए हमारा परवरदिगार काफी है। और अगर मैं बात करूं हिंदुइज्म की, तो तुम्हारे हिसाब से भी तुम्हें अच्छे से मालूम है कि आतंक के समर्थन में भगवान श्री राम नहीं हो सकते। उनके नाम पर जो कत्लेआम करने का आह्वान तुम्हारे बाबाओं और तथाकथित हिंदू संगठनों के द्वारा किया जा रहा है, भगवान श्री राम कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी शिव शंभू उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी प्रभु हनुमान उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि तुम मुसलमानों की नफरत में डूब चुके इतना हो और पूरे तरह से एक तरह से ज़ॉम्बी बन चुके हो कि बस कोई कुछ भी कहे दिमाग नहीं चलेगा तुम्हारा। मुसलमानों को अपने दांतों से नोचना है तो बस नोचना है। अब कमाल की चीज़ आपको फिर से याद दिला दूं, गुंडे मवाली आतंकी दंगाइयों के समर्थन में, बलात्कारियों के समर्थन में कौन उतरता है? देख लीजिए, ये वही अरुण यादव है जिसे बीजेपी पार्टी से थूक कर निकाल दिया गया, जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपमानित शब्द बोले थे और कई आड़े टेढ़े बयान दिए थे। हालांकि इसकी प्रोफाइल पे एक बार फिर से मोदी की तस्वीर लगी है और ये मोदी का काफ़ी करीबी है। अब आप समझिए, एक झूठे पत्रकार, एक नकली पत्रकार, एक दंगाई पत्रकार, जिसका मकसद था 2024 में मोदी सरकार को आज के टाइम 2 स्टेट में दंगा करवाकर समर्थन देना और फायदा पहुंचाना, वो एक हिंदुत्व वाली मनीष कश्यप की फोटो को शेयर करता है और लिखता है, भाई मनीष कश्यप के समर्थन में आज बिहार बंद है। कनेक्शन बीजेपी का देखिए कितना गहरा है, दंगाइयों से, झूठों से, मवालियों से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि झूठ फैलाने से नफरत बढ़ती है, लड़ाई होती है, दंगा हो सकता है और देश के लिए खतरा है। ऐसे पत्रकार को भारतीय जनता पार्टी के समर्थक खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, नंगे होकर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसको जवाब इसी के ही ट्वीट के कमेंट्स बॉक्स में लोगों ने दे दिया है। दिनेश पुनिया जबरदस्त सवाल लिखते हैं जिसका जवाब इस गूखोर के पास हो ही नहीं सकता। दिनेश पुनिया कहते हैं, कितनी अजीब बात है, जब किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया तब आप भारत खुलने का आह्वान कर रहे थे और बंद करने के नुकसान बता रहे थे, लेकिन अब बिहार बंद करने से बिहार को कोई नुकसान नहीं होता क्या? दोस्तों, इतना ही नहीं, राम निहाल मयूरा कहते हैं, एक छोटा सा चौराहा तो बंद नहीं हुआ,
रफीक अहमद लिखते हैं टॉयलेट बंद था स्टेशन के पास क्योंकि वो खराब हो गया है, बाकी सब तो खुला ही था, बंद तुम्हारा दिमाग है। खुशहेंद्रा प्रताप सिंह लिखते हैं तुम लोगों ने एक चाय की दुकान तो बंद नहीं करा पाई और बिहार बंद करने चले। अब्दुल वहाब कहते हैं आथू। वसीम कुरैशी कहते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ बिहार में। बात तो बिल्कुल ठीक है, जब किसान विरोध करते हैं, सड़क पर बैठते हैं तो ये नुकसान गिनाते हैं। शाहीन बाग में जब मुसलमान बैठे थे तो इन्होंने अपनी नंगई और औकात दिखा दी थी। महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक और विवादित और घटिया से घटिया टिप्पणी की थी, देश का नुकसान बताना शुरू कर दिया था। आप क्रोनोलॉजी आज नहीं समझ पाए तो फिर कभी ना समझ पाएंगे। अब सुनिए जिगर को छलनी कर देने वाली खबर। मुंबई के एक रेस्टोरेंट में एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा साथ नजर आए। रेस्टोरेंट के बाहर की तस्वीर है और एक रात पहले डिनर के लिए भी वो साथ नजर आए थे, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा। परी मैम, परी मैम, रुको ना, परी मैम, परी मैम, रुको ना, रुको ना, परी मैम बैठना, परी मैम रुको ना, साथ में सर, परी मैम, परी मैम इधर, परी मैम, परी मैम, परी मैम, परी मैम, रुको ना मैम, चलो आगे, चलो आगे। बहरहाल इस तस्वीर को देख के मैं क्या ही कह सकता हूं। अबे आग लगे सिसोदिया की बस्ती में, अपना राघव चड्ढा फुल मस्ती में। भाई कुल मिला के रील बनाने से कुछ नहीं होगा, यूट्यूबर बनने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा भाई नेता बनेगा। हम भी कोई ऐसी नीति, कोई परिनीति जैसी कोई देख ही लेंगे हैं, और कुर्ते पजामे में नेता लगता हूँ, सदरी पहननी रहेगी और झूठ बोलना होगा। बताएं मैं यार, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी क्या इस काम के लिए, या बीजेपी में कोई इसको उधर दोस्तों बाबाओं का बड़ा स्कोप है। मैं भी 2-3 चीज़ें सोच रहा हूँ, या तो बाबा बन जाऊँ या अब नेता में ज़्यादा स्कोप लग रहा है, नेता में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो या तो मैं बाबा बन जाऊँ या फिर जो है नेता बन जाऊँ। ऐसे में ही 2 तरह के बाबा आए हैं। एक बाबा को आप अच्छे से पहचानते हैं, ये देखिए, एक तरफ बाबा भागेश्वर हैं, इनको आप जानते होंगे, और दूसरी तरफ बाबा भंडवेश्वर हैं। बाबा भागेश्वर जो हैं ब्लैंक पेपर पे सारी चीज़ें लिख कर भविष्य बता देते हैं, और ये बाबा भंडवेश्वर जो हैं ये सारा दिन हिंदू मुसलमान झूठ फरेब मक्कारी दरिंदगी फरेब ये सब करते हैं। उधर मुझे ऐसा लगता है बाबा रामदेव के जब प्रोडक्ट्स बिकना कम हो जाते हैं तो तुरंत वो भारतीय जनता पार्टी के दिल को खुश करने के लिए बयान देने लगते हैं। अब उन्होंने कहा 2024 से पहले सरकार को देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करना चाहिए। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं भाई, इस बंदे के टट्टी वाले प्रोडक्ट, गू वाले प्रोडक्ट बिक नहीं रहे हैं, तो कभी मुसलमानों के खिलाफ बयान, कभी, समझ रहे हैं आप, तो ये क्रोनोलॉजी है भाई। दोस्तों मोदी सरकार का हमारे इस देश के हित में एक खूबसूरत कदम, आपका दिल खुश हो जाएगा। अभी तक एयरपोर्ट बेचा, रेलवे स्टेशन बेचा, LIC बेची, बड़ी बड़ी संस्थाओं को बेचा, लेकिन अब मोदी सरकार डिफेंस सेक्टर को भी बेच रही है। खूबसूरत तस्वीर आपके सामने, बेहतरीन रिपोर्ट आपके दिल को खुश कर देगी। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये भारत की डिफेंस कंपनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स स्वामित्व वाली, भारत सरकार की स्वामित्व वाली एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। भारत की काफ़ी बड़ी कंपनी है, हमारे डिफेंस के लिए काफ़ी मजबूत संस्था है, कंपनी है। भारत की मोदी सरकार देश के हित में आप लोगों को 15-15 लाख रुपए देने के लिए और आपको खुश करने के लिए, देश से गरीबी मिटाने के लिए इस कंपनी के अपने जो शेयर्स एक तरह समझ लिए बेचेगी। इससे देश को 2800 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे देश बेहतर तरीके से चल सकेगा। आप ये समझ लीजिए ये कोई नहीं कर सकता भाई। 18 घंटे जागकर ये प्लानिंग करनी पड़ती है कि कौन सी चीज बेचकर कितना रुपया कमाना है, फिर उस
पैसे को अपने लोगों पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बिल्डिंग, अपने पोस्टर्स, अपनी फोटोग्राफी, अपना एडवर्टीज कैसे खर्च करना है ताकि लोगों को पता भी न चले। इसके लिए 18 घंटे कम पड़ते हैं और आप मज़े में लेते हैं यार, इतनी मेहनत करते हैं यार। चलिए, रोज़े के दौरान सूखे हुए हलक से इतनी लंबी रिपोर्ट पेश की है। दिल में नरमी हो तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए नीचे कमेंट में दुआएं ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।